हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका पारितंत्र का दूसरा वीडियो आ गया है। उससे पहले हम आपको याद दिला दें कि पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। पारितंत्र के सभी घटकों का नाम और हमने आपको एक चार्ट दिया था। ये चार्ट आपको याद होगा। अगर नहीं याद है तो आप एक बार अपनी कॉपी को, अपने नोट्स को जो है पलट लीजिए, देख लीजिए क्या क्या आपको पढ़ाया गया था। तो हमने बताया था कि पारितंत्र होता क्या है, पारितंत्र के सभी घटकों के बारे में बताए थे। लेकिन आज हम फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, बहुत धीमे धीमे ना चल के थोड़ा आज तेज़ी से आपको पारितंत्र के बारे में बता दे रहे हैं। तो पहले जान लीजिए पारितंत्र के बारे में हमने बताया क्या था कि पृथ्वी पर जीव जंतु और पर्यावरण के बीच एक घनिष्ठ संबंध होता है। वही घनिष्ठ संबंध पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। पिछले वीडियो में हमने सिर्फ पारितंत्र का जिक्र किया था, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में हमने नहीं बताया था। लेकिन आज आप जान लीजिए कि पारितंत्र को ही पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। दोनों नाम एक ही हैं। कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा कि पारिस्थितिक तंत्र कुछ और होता है और पारितंत्र कुछ और होता है। इसके बाद हमने बताया था कि पारितंत्र दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसमें इकोस का मतलब होता है, इकोसिस्टम जो है, इकोस का मतलब पर्यावरण होता है, इन्वायरमेंट होता है, और सिस्टम का मतलब सिस्टम ही होता है। तो पर्यावरण के बारे में भी हमने बताया था कि पृथ्वी के चारों जो आवरण है, जो हमको चारों तरफ से ढके हुए हैं, वही पर्यावरण है। इतनी चीज़ें हमने बताने के बाद फिर बताया था पारितंत्र के प्रकार। पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक स्थलीय पारितंत्र और दूसरा जलीय पारितंत्र। ये चार्ट हमने पहले भी बनवाया था, अगर आपने नहीं बनाया था तो एक बार इसको बना लीजिए। फिर देखिए प्राकृतिक पारितंत्र के बारे में हमने ये बताया कि इस पृथ्वी पे पाया जाने वाला वह तंत्र जो पूर्ण रूप से सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर करता है, वही पारितंत्र क्या कहलाता है, प्राकृतिक पारितंत्र कहलाता है। इतनी चीज़ें हमने बताई थी। अब आपको पता होगा कि इस पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य है। और इस सूर्य पे इस पृथ्वी के सभी जीव जंतु किसी न किसी रूप से निर्भर हैं। चाहे वो जंतु हों, चाहे कीड़े मकोड़े हों, कोई भी हो, सब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस सूर्य से जुड़े हुए हैं, इससे एनर्जी प्राप्त करते हैं। और अगर इनसे एनर्जी ना लें तो पृथ्वी पे जीवन संभव शायद ना हो। अब आगे चलेंगे, अब बताएंगे आपको कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र इसके दो भाग होते हैं। एक होता है स्थलीय पारितंत्र और दूसरा होता है जलीय पारितंत्र। फिर स्थलीय पारितंत्र को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है घास का मैदान, दूसरा है वन, तीसरा है मरुस्थल और चौथा है टुंड्रा प्रदेश। ये 4 भागों में बांटा गया स्थलीय पारितंत्र को। इसमें वन जो है, वन 3 भागों में बटे हैं। पहला है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, दूसरा है शीतोष्ण पतझड़ वन और तीसरा है टैगा वन। इतने भागों में ये आपके वन बटे हैं। उसके बाद प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का दूसरा जो भाग है वो है जलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र 3 भागों में बटा है। पहला है अलवणीय पारितंत्र, दूसरा है समुद्री पारितंत्र और तीसरा है संक्रमणकालीन पारितंत्र। अगर इस चार्ट को आपने नहीं बनाया है तो इस चार्ट को आप बना लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं स्थलीय पारितंत्र के बारे में। हाँ तो बच्चों, हमने बताया प्राकृतिक पारितंत्र 2 भागों में बटा होता है, एक स्थलीय और दूसरा जलीय। अब आप हेडिंग लगाएंगे स्थलीय पारितंत्र, हेडिंग लगाइए स्थलीय पारितंत्र। लग गया। चलिए देखिए स्थलीय पारितंत्र होता क्या है। आप वीडियो को पॉज करके भी डिफिनीशन लिख सकते हैं, पहले देख लीजिए क्या होता है, उसके बाद हम बता रहे हैं। देखिए, वह तंत्र जो स्थल पर पाए जाने वाले जीवों और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया के संबंध को दर्शाता है, स्थलीय पारितंत्र कहलाता है। वह तंत्र जो स्थल पर पाए जाने वाले जीवों और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया के संबंध को दर्शाता है, स्थलीय पारितंत्र कहलाता है। हमने पहले ही बताया था कि पारितंत्र चाहे जो हो, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो या फिर स्थलीय हो, जलीय हो, कोई भी हो, यहाँ पर्यावरण और जीव का आपस में संबंध होगा। तो यहाँ स्थलीय पारितंत्र आपको समझ में आया कि होगा क्या, कि स्थल पे जो जीव पाए जाते हैं उनका पर्यावरण से जो संबंध होता है वही क्या कहलाता है, स्थलीय पारितंत्र। पास करके आप डिफिनीशन लिख लीजिए। स्थलीय पारितंत्र, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद स्थलीय पारितंत्र अगर नोट हो गया हो तो हमने इसके 4 भाग बताए थे। स्थलीय पारितंत्र के हमने कितने भाग बताए, 4 भाग। पहला घास के मैदान, दूसरा हमने बताया था वन, तीसरा बताया था मरुस्थल,
या इसको मरुस्थल कुछ लोग बोलते हैं, और चौथा है टैगा वन। 4 भाग हो गया। अगर ये हो गया होगा तो आप हेडिंग लगाएंगे घास के मैदान। घास के मैदान, ग्रास लैंड इकोसिस्टम। ग्रास लैंड इकोसिस्टम। लग गया। देखिए, पहले जान लीजिए कि घास के मैदान होता क्या है। देखिए, घास का मैदान आप लोगों ने तमाम फील्ड देखा होगा जहाँ पे ढेर सारे घास उगे रहती हैं, लेकिन आप उसको घास के मैदान नहीं कह सकते। घास के मैदान असल में वो मैदान होते हैं जहाँ पे घास तो रहते हैं लेकिन वहाँ नमी बहुत कम रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत ज़्यादा होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होने के कारण वहाँ की नमी, वहाँ की जो भूमि होती है वो शुष्क हो जाती है, लेकिन उस पर घास बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगी। अब आपके दिमाग में ये होगा कि जब नमी नहीं रहती तो घास इतने ज़्यादा कहाँ से आ जाते हैं। तो देखिए, पहले जब बारिश होती है तब जो है वहाँ पे घास उगते हैं, उसके बाद वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होने के बाद वहाँ की भूमि शुष्क हो जाती है। तो घास के मैदान में यहाँ पे कुछ ऐसे जीव मिलेंगे। आप जानते हैं कि घास में कौन कौन से जंतु मिलते हैं? टिड्डा, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, यही सब होते हैं। तो इनका जो संबंध होता है ये भी पर्यावरण से किसी न किसी रूप में बना रहता है। तो घास के मैदान का जो इकोसिस्टम है, जो पारितंत्र है, वो ये है कि घास के मैदान में पाए जाने वाले जीवों और उसके पर्यावरण के बीच आपस में संबंध होता है, और उस संबंध के दौरान ही वो आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे उनको पोषण, आवास सब कुछ मिलता रहता है। और यही सिस्टम क्या कहलाता है? घास का मैदान या घास का मैदान का पारितंत्र कहलाता है। दूसरा हम बात करेंगे वन। वन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। देखिए, यहाँ पे इस समय जो चल रहा है, दो चीज़ों में ये सब, दो सब्जेक्ट में ये चीज़ें आती हैं। पहला तो आप जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं इसमें तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन अगर आप वन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे तो ये आपका जियोग्राफी यानी कि भूगोल का जो है ये टॉपिक हो जाता है। बहुत ज़्यादा डिटेल ना चल के हम सीधे सीधे बताएंगे कि वन आखिर होते क्या है। तो आप ये भी जानते होंगे वन क्या है। वन जो है घने वृक्षों का, घने झाड़ियों का एक स्थान होता है। वन में तमाम जीव जंतु पाए जाते हैं, उनका पेड़ पौधों से और पेड़ पौधों का पर्यावरण से किसी न किसी रूप में संबंध होता है। तो यही संबंध क्या कहलाता है? वन का पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है या पारितंत्र कहलाता है। उसके बाद वन के भी हमने 3 भाग बताए थे। पहला हमने बताया था हाँ, तो देखिए हमने वन के बारे में देखिए वन क्या होता है। वन के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। पहला होता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, यानी कि ऐसे वन जो गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं और वहाँ पे लगातार मानसूनी वर्षाएं होती रहती है, उन वनों को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। ये वन बहुत ही घने होते हैं और बहुत ही विशालकाय होते हैं। दूसरा होता है शीतोष्ण पतझड़ वन। इन वनों में जो है पतझड़ की समस्याएं बहुत ज़्यादा रहती हैं, पतझड़ हमेशा लगा रहता है, यानी कि यहाँ पे गर्मी और ठंडक दोनों अधिक नहीं होती, लेकिन पतझड़ जो होते हैं बहुत ज़्यादा होती है। और तीसरा जो वन होता है वो टैगा वन होता है। देखिए, टैगा वन उन वनों को कहा जाता है जिनके वृक्ष की जो पत्तियाँ होती हैं वो नुकीली होती हैं, और नुकीली होने के कारण उस पर पानी की बूँदें जो है रुक नहीं पाती। और इससे क्या होता है कि जब पानी की बूँदें नहीं रुकती तो यहाँ पे जो है वाष्पोत्सर्जन बहुत अधिक नहीं होता। दूसरी चीज़, टैगा वन 2 पहाड़ों के बीच में जो स्थान होता है, जो जंगल होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है टैगा वन। यहाँ की पत्तियाँ नुकीली होती हैं, जिससे क्या होता है कि जब पर्वतों पे बर्फ़बारी होती है तो जो बर्फ़ होते हैं वो बर्फ़ पत्तियों पे या पेड़ों पे रुक नहीं पाते, जिससे पतझड़ की समस्या नहीं होती। ये वन भी सदाबहार हमेशा रहते हैं। तो वन हो गया। इसके बाद मरुस्थल जो होता है एकदम गर्म प्रदेश होता है। आप जानते हैं मरुस्थल के बारे में। मरुस्थल होता क्या है कि बहुत ही गर्म प्रदेश होता है जहाँ पे पानी की मात्रा बहुत कम रहती है और रेत ही रेत रहता है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कौन सा इकोसिस्टम पाया जाता है। तो देखिए, मरुस्थल में बहुत ज़्यादा कांटेदार पौधे होते हैं, बहुत झाड़ियाँ होती हैं, कुछ जीव जंतु भी होते हैं। जो ऐसे पौधे वहाँ पे पाए जाते हैं जिनको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, तो उनका भी पर्यावरण से कुछ ना कुछ संबंध होता है, इसलिए क्या होते हैं, मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, लेकिन ये पूरा आपका स्थलीय पारितंत्र था।
इस तरह से आपका स्थलीय पारितंत्र आज ख़त्म हो गया। अब हम स्टार्ट। हाँ, तो देखिए स्थलीय पारितंत्र के बारे में हमने पूरा बता दिया क्या क्या है। देखिए आप ये मत सोचिएगा कि हमने उसकी डिफिनीसन जो है यहाँ पे बोर्ड पे नहीं लिखी है, हमने बता दिया। आप भी वीडियो को पॉज करके जो है आप डिफिनीसन उसकी लिख सकते हैं और बना सकते हैं। दूसरी चीज़ आप ये भी ध्यान रखिए कि इस टॉपिक से आपका बहुत ज़्यादा नहीं पूछता, यहाँ सिर्फ आपको प्रकार के बारे में बताया जा रहा है। जब पारितंत्र के घटकों के बारे में बताया जाएगा तो उससे आपके क्वेश्चन उठते हैं और तब वहाँ पे आपको एक एक टॉपिक की एक एक पॉइंट की हर चीज़ की डिफिनीसन आपको दी जाएगी। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस आपको केवल परिचय देते हुए ही चलेंगे। तो देखिए जलीय पारितंत्र में क्या है, ये 3 भागों में बटा होता है। पहला है अलवणीय पारितंत्र, दूसरा है समुद्री पारितंत्र और तीसरा है संक्रमणकालीन पारितंत्र। तो देखिए अलवणीय पारितंत्र होता क्या है, पहले आप जानिए अलवणीय जल होते कौन से हैं। तो ऐसे जल जिनका पानी मीठा होता है, यानी कि खारा ना हो, नमक ना हो। अब आप सोचेंगे पानी मीठा कितना होता है, मतलब किसका पानी मीठा होता है तो देखिए इस संसार में समुद्र के पानी को छोड़ के बाकी जितने पानी हैं, जितने जल हैं, सब ये मीठे जल की श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ आप स्वाद में मीठे की बात मत कीजिए, उनको मीठा जल कहा जाता है जैसे हो गए नदी, तालाब, झील, इन सब के जो जल होते हैं ये सब क्या होते हैं, मीठे जल की श्रेणी में आते हैं। तो वह पारितंत्र जो नदी, तालाब, झील यानी कि अलवणीय जल में पाया जाता है, या ऐसा कह सकते हैं कि अलवणीय जल में पाए जाने वाले जीवों और उसके पर्यावरण के बीच जो संबंध होता है वो क्या होता है, अलवणीय पारितंत्र कहलाता है। अब देखिए जलीय पारितंत्र में होता क्या है कि जो जलीय जीव होते हैं इनका जो पर्यावरण होता है वो पूरा जल ही होता है। अपना सभी सामग्री, चाहे वो खाना का, भोजन का हुआ, चाहे वो आवास का हुआ, सब कुछ वो कहाँ पाते हैं, जल के अंदर ही पाते हैं। तो जलीय पारितंत्र में जलीय जीवों और जल के बीच संबंध जो होता है वही जलीय पारितंत्र कहलाता है। और अलवणीय पारितंत्र में क्या होता है कि जो मीठे जल में पाए जाते हैं जीव, उनका पर्यावरण से जो संबंध होता है वो अलवणीय पारितंत्र कहलाता है। समुद्री पारितंत्र की बात करेंगे तो समुद्री पारितंत्र सेम इसी का विपरीत है एकदम। यहाँ पे जो अलवणीय जल है यहाँ पे क्या होगा, लवणीय जल होगा। यानी कि समुद्र में जो जीव पाए जाते हैं उनका पर्यावरण से जो संबंध होता है वो समुद्री पारितंत्र कहलाता है। इसमें सभी समुद्री जीव और उसके जल के बीच संबंध आ जाते हैं। संक्रमणकालीन पारितंत्र जो होता है ये बहुत ज़्यादा नहीं है, इसके और इसके बीच का क्षेत्र होता है, यानी कि नदी और समुद्र जहाँ पे आपस में मिलते हैं वह क्षेत्र संक्रमणकालीन कहलाता है। तो उन स्थानों पे जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो उनका जो है पर्यावरण से जो संबंध होता है वो क्या होता है, संक्रमणकालीन पारितंत्र होता है। तो इस प्रकार से जो है आज का हमारा जो वीडियो पारितंत्र और उसके प्रकार का था, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन के साथ यहाँ पे ख़त्म होता है। और आप नोट्स बनाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और हाँ वीडियो को पॉज कर करके आप नोट्स बना लीजिए, इसमें पढ़ाई करने में आप बिल्कुल भी ना चूकिए। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगला वीडियो हम जो लेके आएंगे वो पारितंत्र के घटकों के बारे में लेके आएंगे, उसको आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि वही जो है आपका एकदम बेस है पारितंत्र। अगर उसको आप नहीं जान पाएंगे तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।